अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ईएस अकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1, जो कि आपकी बुक में है चैप्टर नंबर 10 से चैप्टर नंबर 9 तक आपकी क्लास 9 के चैप्टर्स थे, और चैप्टर नंबर 10 से आपकी जो है वो मैट्रिक की बुक जो है फिज़िक्स की स्टार्ट हो रही है। तो चैप्टर नंबर 10 जो है वो जनरल वेव प्रोपोर्शन है। तो अब करने वाले हैं हम चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज। न्यूमेरिकल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड कर दूंगी और एमसीक्यूज मैं इस वीडियो में आपके सॉल्व करवाने वाली हूँ। तो चलते हैं अपनी एमसीक्यूज को देखते हैं। एमसीक्यूज सॉल्व करने के लिए आपने अपनी बुक को अपने साथ रखना है, ताकि जो भी मैं एमसीक्यूज पढ़ूँ या सॉल्व करवाऊँ तो आपको परेशानी ना हो और आपको साथ साथ समझ आता रहे। तो अपनी बुक को अपने साथ रखें और एक नोटबुक भी अपने साथ रखें, ताकि जो भी न्यूमेरिकल्स टाइप के एमसीक्यूज आएंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगी। तो पहला एमसीक्यूज देखेंगे, अपनी बुक को अपने साथ रखेंगे। अ गर्ल थ्रो अ स्मॉल स्टोन इनटू अ लेक, वेव्स स्प्रेड आउट फ्रॉम वेयर द स्टोन हिट द वाटर एंड ट्रेवल टू द बैंक ऑफ द लेक। बैंक यहाँ पे लेक का किनारा जो है उसको कहा जाता है। शी नोटिस दैट 10 waves reach the side of the pond in a time of 5 seconds. What is the frequency of the waves? ठीक है, हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पहले मालूम करनी है, निकालेंगे उसको न्यूमेरिकल्स की तरह से। उसके बाद जो भी हमारा आंसर आएगा उसको एमसीक्यूज से मैच करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम न्यूमेरिकल की तरह से इसको सॉल्व करेंगे, और न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका हमें पता है। न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाता है कि पहले हम अपना गिवन डाटा लिखेंगे कि हमारे पास क्या क्या गिवन है, उसके बाद हमने देखना है कि क्या क्या फाइंड करना है हमने। तो गिवन डाटा लिख लेती हूँ। हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स कितनी गिवन है, 10 वेव्स। तो कह रहा है कि वो 10 वेव्स बन रही हैं जब उसने स्टोन यानी कि पत्थर को लेक में फेंका। ठीक है, और टाइम कितना गिवन है, टाइम को हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, तो टाइम है 5 सेकेंड्स। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है, टू फाइंड। तो टू फाइंड में हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। अब हम क्या करेंगे कि सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपना। सॉल्यूशन के बाद डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिखते हैं, यानी कि हमने क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि टी। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले में हम अपना डाटा पुट करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास गिवन है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेव्स कितनी गिवन है हमारे पास 10, और टाइम कितना है 5 सेकेंड। इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना आएगा हमारे पास 2। तो फ्रीक्वेंसी कितनी फाइंड हो गई 2। उसके साथ साथ यूनिट भी लिख लिया करें, ताकि आपको न्यूमेरिकल्स में भी इस चीज़ की आदत पड़ जाए, क्योंकि एक नंबर यूनिट का होता है। तो हमारा आंसर क्या आया, फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का 2 है। ठीक है, मैं यहाँ पे सारे एमसीक्यूज लिस्ट डाउन कर लेती हूँ। ताकि हम यहाँ पे ऑप्शन भी लिखते जाएं, और यहाँ पे हमारे पास जो भी न्यूमेरिकल टाइप की क्वेश्चंस आएंगे वो हम सॉल्व करते जाएंगे। तो पहला एमसीक्यूज का आंसर हमारे पास क्या आएगा, सी। ठीक है, सी ऑप्शन हमारे पास आया है न्यूमेरिकल नंबर 1 का आंसर। न्यूमेरिकल नंबर 2 पे चलते हैं। अपनी बुक अपने पास रखा करें ताकि आपको एमसीक्यूज पहले समझ आए, ताकि आप उसको राइट आंसर चूज कर सकें। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। एमसीक्यूज नंबर 2 हमारे पास कुछ एक्सरसाइज दी हुई है और उसको हमने सॉल्व करना है। तो चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ पे बताना है कि कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, कुछ एक्शंस दिए हुए हैं कि रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन में। तो सबसे पहले हमें डायफ्रैक्शन का मालूम होना चाहिए कि डायफ्रैक्शन क्या है। तो डायफ्रैक्शन जो है वो उसको कहते हैं, डायफ्रैक्शन इज द स्प्रेडिंग आउट ऑफ वेव्स। ठीक है, वेव्स का फैलना एज दे पास थ्रू एन अपर्चर और एन और अराउंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के या फिर किसी भी अपर्चर के पास से अगर कोई भी वेव पास होगी उसको, यानी कि वेव्स का फैलना बेसिकली जो है हमारे पास क्या कहलाता है, डायफ्रैक्शन कहलाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कॉलम बना लेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन। ठीक है, इन तीनों के बारे में हमने बताना है। तो क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा से रीड कर लेते हैं। वाटर वेव्स कैन बी यूज टू शो रिफ्लेक्शन। वाटर वेव्स किस लिए यूज़ होती हैं, रिफ्लेक्शन के लिए, रिफ्रैक्शन के लिए और डायफ्रैक्शन के लिए। फॉर ईच ऑफ दीज विच रो हैज़
वेदर और नॉट द स्पीड ऑफ वाटर वेव्स चेंज। उन्होंने बोला है कि 3 तरह के एक्शन हमारे पास हैं और हमने इसमें बताना है कि जो स्पीड ऑफ वाटर वेव जो है वो चेंज होगी या नहीं होगी। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 2 को देखते हैं। नंबर 2 में हमारे पास कुछ येस और नो के ऑप्शंस गिवन हैं और हमने राइट ऑप्शन को पिक करना है। कुछ इस तरह का चार्ट और हमने इनमें से राइट ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, कुछ इस तरह का चार्ट हमारे पास गिवन है और हमने ABCD में से कोई भी राइट ऑप्शन को चूज करना है। तो हम सबसे पहले अपनी जो थ्योरी हमने पढ़ी है उसको रिवाइज करते हैं कि रिफ्लेक्शन के अंदर हमारे पास स्पीड चेंज नहीं होती, वाटर की स्पीड चेंज नहीं होती। तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। ठीक है, उसके बाद अब हम चूज करते हैं कि रिफ्लेक्शन में होती है या नहीं होती। तो रिफ्लेक्शन में होती है स्पीड चेंज जो है वो, रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था कि स्पीड चेंज होती है और डायफ्रैक्शन में नहीं होती। तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। तो हम यहाँ पे भी मेंशन कर देते हैं कि हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। अब एमसीक्यूज नंबर 3 पे चलते हैं। हमारे पास कुछ डायग्राम गिवन है। द डायग्राम शो वाटर वेव दैट मूव स्लोली आफ्टर पासिंग इनटू शैलो वाटर, विच डायग्राम शोज व्हाट हैपेंड टू दीज वेव्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे बताना है कि जब कोई वेव डेप्थ से शैलो में आती है तो क्या होता है। आप जो है वो रिफ्रैक्शन के टॉपिक में जाके देखेंगे तो आपको जो है वो डायग्राम मिल जाएगी और वो डायग्राम कौन सी है, सी। ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। इस तरह की डायग्राम जब वेव फास्ट मूव करती है तो उसकी स्पीड ज्यादा होती है, लेकिन जैसे ही रिफ्लेक्शन होती है तो वेव अपनी जगह तब्दील कर लेती है, चेंज कर लेती है और डायरेक्शन भी चेंज करती है वेव, तो उसकी स्पीड जो है चेंज होती है, उसकी जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। अब एमसीक्यू नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। बुक अपने साथ रखें ताकि आपको एमसीक्यू भी समझ आते रहे। द डायग्राम शोज अ वाटर वेव अप्रोचिंग अ बैरियर विद अ गैप। ठीक है, हमने डायग्राम को जो है देखना है कि ये डायग्राम किस चीज़ की है। ठीक है, उसके बाद हमने अपने ऑप्शंस को पिक करना है। कुछ इस तरह की डायग्राम हमारे पास गिवन है और यहाँ से हमारी जो वेव्स हैं वो पास होनी है। तो हमें पता है कि ये डायग्राम किसकी थी, डायफ्रैक्शन की डायग्राम थी। तो हम यहाँ पे ऑप्शन को पिक करते हैं। हमारे पास जो नीचे गिवन है ऑप्शंस वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डायफ्रैक्शन की डायग्राम। एमसीक्यू नंबर 5 को देखते हैं। वाटर वेव्स पास फ्रॉम डीप into the shallow region then refracted, the characteristic of wave which will remain constant। हमने बताना है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि कांस्टेंट रहेगी। इसमें बहुत सारे फैक्टर हमारे पास गिवन है, डायरेक्शन है, स्पीड है, फ्रीक्वेंसी है और वेवलेंथ है। जो वाटर वेव है वो पास कहाँ से हो रही है, डेप्थ से शैलो में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या बताना है, कौन सी चीज़ जो है कांस्टेंट रहेगी यानी कि कौन सी चीज़ में चेंज नहीं आएगा। तो वो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर बी पे टिक करेंगे। 5 का बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। व्हाट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव। ठीक है, हमने यहाँ पे बताना है कि वेव की कौन सी चीज़ है जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो हमने यहाँ पे हमें पता है कि मास जो है वो वेव के टॉपिक में नहीं आता, वेव की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है वो सी इज द राइट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 7 है हमारे पास। व्हेन एन ऑब्सिलेटिंग ऑब्जेक्ट इज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको SHM शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, इट्स मैक्सिमम स्पीड अकर्स व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट। हमने बताना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ होगा जब उसकी मैक्सिमम स्पीड होगी। तो हमें पता है कि उसकी मैक्सिमम स्पीड कहाँ होगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होती है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में हमारे पास हाईएस्ट स्पीड होती है यानी कि ज़्यादा स्पीड होती है और एक्सट्रीम पॉइंट पे हमारे पास लो स्पीड होती है क्योंकि वो एक्सट्रीम पॉइंट के बाद आके रुक जाता है। तो हमारे पास जो है ज़्यादा स्पीड बतानी थी तो वो कौन से पॉइंट पे होगी, वो होगी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट वन। एमसीक्यूज नंबर 8 को देखते हैं। इन एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम द बॉब एक्सेलरेट्स फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन ड्यू टू। वो बोल रहे हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन पे आकर वापस मीन पोजीशन पे क्यों जाता है बॉब। तो हमने उसका फैक्टर बताना है कि क्यों जो है वो एक्सट्रीम पे आके वापस मीन पे जाता है, कौन सी ऐसी फोर्स है जो कि लेके जा रही होती है वापस मीन पोजीशन पर। हमें पता है कि हमने फॉर्मूला में पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि कौन सी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसकी वजह से पेंडुलम वापस मीन पोजीशन पर जाता है। तो ग्रेविटेशनल हमारे पास ऑप्शन है डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन इज द राइट वन। नंबर 9 है हमारे पास। इन द बॉल एंड बॉल सिस्टम। ठीक है, वो एक बाउल की बात कर रहे हैं। ये बहुत आसान सा प्रैक्टिकल है, अगर आप इसको घर पे करना चाहें तो कर सकते हैं। कोई भी बाउल ले लिया, उसके अंदर हमने एक छोटी सी बॉल डाल दी और उसका जो मीन पोजीशन है वो ये रही। उसके अंदर हमें पता है कि ग्रेविटी का भी फैक्टर इन्वॉल्व होता है जिसकी वजह से बॉल जो है वो बाउल में वापस मीन पोजीशन पे आ जाती है।
तो हमारे पास MCQs है इन द बॉल एंड बाउल सिस्टम द मीन पोजीशन इज एट, कहाँ होती है, ठीक है, मीन पोजीशन। तो हमें पता है सेंटर ऑफ द बाउल में हमारे पास मीन पोजीशन होती है, तो सेंटर ऑफ द बाउल हमारे पास सी ऑप्शन है, ठीक है। ये एक नॉर्मल प्रैक्टिकल है, एक्सपेरिमेंट है। अगर आपको करना चाहो, कोई भी बाउल लेना, उसके अंदर एक छोटी सी बॉल डालना और उसको देखना कि हमारी जो बॉल है वो अगर हम उसको हिलाए झुलाएंगे नहीं तो वो सेंटर में होगी, और अगर हम उसको इस तरह से कुछ हिलाएंगे बाउल तो वो इधर जाएगी, मूव करेगी, वापस इधर जाएगी, लेकिन रुकेगी कहाँ, आके वापस मीन पोजीशन पे, यानी कि सेंटर में। नंबर 10 की बात कर लेते हैं। ऑसिलेशन आर डैम्प्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ठीक है। हमें पता है कि डैम्प क्यों होती है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स का फैक्टर होता है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वो डैम्प्ड हो जाती है। कोई हाथ लगा के कोई किसी फोर्स की वजह से भी अगर वेव को रोक सकता है तो वो भी फ्रिक्शनल फोर्स की उसमें ही आएगी। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा, सी ऑप्शन इज़ द राइट वन। तो यहाँ हम लिख लेंगे सी ऑप्शन। और इस तरह से हमारे चैप्टर नंबर 10 के सारे ही MCQs पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवाऊंगी, तो उसको भी वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आए। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।